अब व्यापारिक क्रियाविधि, ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ पुर्तगीज। पुर्तगालियों की व्यापारिक क्रियाविधि। पुर्तगाली भारत के अपने व्यापारिक साम्राज्य को, पुर्तगाली भारत के अपने व्यापारिक साम्राज्य को एस्तादो दे इंडिया नाम से पुकारते थे। एस्तादो दे इंडिया। पुर्तगीज कॉल्ड एस्तादो Portuguese called his Indian trade dynasty, trade empire, his Indian trade empire by the name of Estado de India, by the name of Estado de India। अपने भारतीय व्यापारिक साम्राज्य को ट्रेड एम्पायर, इसको कह सकते हैं आप, एस्तादो दे इंडिया नाम से पुकारते थे। पहली चीज मतलब उनका हमारे एस्तादो दे इंडिया में, मतलब वहां पर जहां जहां जितना जितना व्यापारिक कब्जा, तो व्यापारिक ही होगा, अभी तो राजनीतिक से कोई लेना देना है नहीं। और उस राजनीतिक जितनी भी एक्टिविटी जिनकी हुई है वो सब जबरदस्ती हुई है। जबरदस्ती हुई मीन्स ये दिखाने के लिए हुई कि समुद्र में इनको पराजित कोई नहीं कर सकता, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, और इन्होंने किया है। और डर के मारे यहाँ के लोगों ने बोला भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो अपने साम्राज्य को एस्तादो दे इंडिया, जो साम्राज्य हमने बनाया, क्रिएटेड ट्रेडिंग फील्ड, और प्रत्यक्ष कहा जाए तो जीता गया हमारा क्षेत्र। सब कहने वाली बात नहीं, जो हमने बना रखा है, तो इससे लगता है कि हाँ इनका क्रिएशन है, इनका अचीवमेंट है। तो इस प्रकार से कहते थे। और इनकी जो पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी पर ये व्यापार करते थे, उसका नाम था, एन नोट कर लीजिए, एंड द पोर्तुगीज ट्रेड was based, and the Portuguese trade was based on the policy of cards armada कैफले, कार्ड्स आर्मडा कैफले सिस्टम। ये अंग्रेजी पुर्तगाली दोनों मिला हुआ शब्द है ना, ऐसे लिखिए इसको। पुर्तगीज इंग्लिश दोनों मिक्सर है ये। कार्ड्स आर्मडा कैफले सिस्टम, कार्ड्स आर्मडा कैफिल प्रणाली सिस्टम। लिख लिए? इस पैटर्न पर बेस्ड था। ये पैटर्न किसका था? पुर्तगालियों का। बोले मैं तो इस पैटर्न पे काम करता हूँ। अब इसमें एक मतलब जो भी शब्द हैं, जितने वर्ड हैं, सबका अपना अपना भाव है, अपना सेंस है, और वो उनकी क्रियाविधि है। एक्टिव मतलब एक सिद्धांत कह सकते हैं, जिस पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे कार्ड्स क्या है, कार्ड्स का अर्थ होता है परमिट। एक एक शब्द का नोट कीजिए, कार्ड मीन्स परमिट, अनुमति पत्र, यही तो कार्ड मीन्स होता है अनुमति पत्र, परमिट। इसका मतलब यह है कि पुर्तगीज कहते क्या थे, करते थे, जितने क्षेत्रों में इनका कब्जा था व्यापारिक, जैसे कोचीन हो गया, कन्नूर हो गया, गोवा हो गया, बसीन हो गया, दीप हो गया, दमन भी हो गया, ये सब जो भी कब्जा था वहाँ की जबरदस्ती, वहाँ पर अन्य व्यापारी भी जो व्यापार करते, स्पेशली अरब, देखो अरबों को थोड़ा तो छूट देनी पड़ेगी क्योंकि भारतीय शासन तंत्र का दबाव है, यहाँ पर मुस्लिम इनको व्यापार करने दो। तो बड़े ही दबाव के कारण जो भी दूसरे व्यापारी थे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अरब हो या अदर यूरोपियंस ही क्यों ना हो, पुर्तगालियों को छोड़कर दूसरे यूरोपियन ही, क्योंकि दूसरे यूरोपियन भी व्यापार करते थे, तो अदर व्यापारियों के लिए उस क्षेत्र में पुर्तगीज एक परमिशन देते थे, एक परमिट जारी करते थे। जैसे कोई अरब जहाज जानी है, तो अरब जहाज जानी है किसी सामान को लेकर के कहाँ, तो उस पर उनको परमिट लेनी पड़ती थी, किससे, पुर्तगीज व्यापारियों से, पुर्तगीज गवर्नरशिप से। और उस परमिट पर लिखा होता था कि कौन सा सामान, प्रोडक्ट कौन सा वो ले जा सकते हैं, वो पुर्तगीज तय करेंगे, वो अपने आप नहीं तय करेंगे, क्या ले जाना है, किस देश को आपको व्यापार करना है, वो भी पुर्तगीज तय करेंगे। परमिट पे लिखा होता है कौन सा सामान किस देश को कितनी मात्रा में आपको व्यापार करने की अनुमति है, इसका एक परमिट जारी होता है, पुर्तगीज जारी करते हैं। किसको जारी करते थे, नॉन पुर्तगीज ट्रेडर्स को। अब वो अरब भी हैं, वो यूरोपियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं, ठीक है, इनको तो एक परमिट व्यवस्था, ठीक है, जारी कर दी। अब इसके बाद ये कहते थे दूसरा आर्मडा, इसका मतलब है नेवी, नौसेना। उस व्यापारिक जहाज के साथ, जब वो व्यापारिक जहाज चलेगा परमिट लेकर के, तो जहाज के साथ एक पुर्तगीज नौसेना चलेगी, नौसैनिक बेड़ा चलेगा चारों तरफ से। क्यों चलेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू परमिट आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। परमिट में लिखा है, जिस सामान को लिखा है वही, जितनी मात्रा में लिखा हुआ, जिस दिशा में जा रहे हो, मतलब डायरेक्शन क्या है, किस देश को देना है, वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के परमिट को फॉलो कराने के लिए एक नेवी चलती है उस नॉन पुर्तगीज जहाज के साथ जो वो परमिट प्राप्त किया हुआ है व्यापार का। तो आर्मडा सिस्टम, मतलब आर्मडा सिस्टम भी आ गया कि फिर एक व्यापारिक नौसेना उसको घेरे रहेगी। काफिला का भी मतलब वही हो गया, काफिले, कैफिल, नौसैनिक बेड़ा, मतलब नौसैनिकों का एक बेड़ा काफिला, ये उसी से जुड़ा हुआ आर्मडा काफिला, तो इसको पुर्तगीज में कैफिल कहा गया, कैफिल, कैफिल, ठीक है। तो काफिले के दायरे में होगी, विद इन द काफिले या कैफिल ऑफ पुर्तगीज नेवी, ये है, ये सिस्टम है। कहने का मतलब उसकी परमिट लोग फॉलो करें और नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए उनकी नौसेना है। मतलब सीधे सीधे हमारी वाली, अब इसको इजी कर दो थोड़ा सा, सीधे सीधे आप हमारी वाली मानो और नहीं तो हम मनवाएंगे, या तो व्यापार ना करो, या तो हम जो कहें उसको करो, या तो मत करो, और जबरदस्ती करोगे तो हमारी नौसेना, आर्मडा सिस्टम, ध्यान रहे। तो इसको एक शब्द में कहे तो जबरदस्ती व्यापार करवाना या जबरदस्ती का नियम, यही तो कह सकते हैं, जबरदस्ती का नियम, है ना। गुंडई,
पुर्तगीज व्यापारिक क्षेत्र में यही करते थे। ये इनका तरीका है, ठीक है। तो ये पुर्तगालियों की व्यापारिक क्रियाविधि है। इनका प्रभाव देखिए आप, इफेक्ट हो गया, ये लिख लिया है, क्यों लिख लिया, छूट गया है। कार्ड, आर्मडा, सिस्टम, एक एक करके जो उसकी व्याख्या है, परिचय है, रिकॉग्नाइज, ये सब हो गया अलग अलग। प्रभाव, इफेक्ट, इम्पैक्ट। पुर्तगीज धार्मिक रूप से बहुत ही असहिष्णु थे। असहिष्णु मतलब इंटॉलरेंस, असहिष्णु, धार्मिक रूप से बहुत ही असहिष्णु थे, इंटॉलरेंस, ठीक है। गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया था। जब गोवा पर कब्जा हुआ तो गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया था। द ऑल टेम्पल्स ऑफ गोवा, हाँ, डिमोरलाइज्ड, डिमोरलिस्ट, was were demoralized। भारतीय समाज में ईसाईयत को बढ़ावा देने का, भारतीय समाज में ईसाईयत को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया गया। There had been making effort to emphasize the Christianity in Indian society। भारतीय समाज में क्रिश्चियनिटी को इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास किया गया। इससे भारतीय समाज बिगड़ गया, उनके खिलाफ हो गया, ठीक है। लिख लिया, हैड बीन डूइंग एफर्ट, अब लिख लो यार, बदलता चला जाएगा, इधर उधर होगा अपने हिसाब से इसमें। टू क्या किया, एम्फेसिस द क्रिश्चियनिटी इन इंडियन या ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर क्रिश्चियनिटी को थोपने का पूरा प्रयास किया गया। पंद्रह 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई गोवा में। इन 1560 देयर एस्टैब्लिश्ड द क्रिश्चियन रिलीजन कोर्ट, क्रिश्चियन रिलीजन कोर्ट एट गोवा। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1500। इसका क्या मतलब है यार, ईसाई धर्म न्यायालय का, धर्म न्यायालय से क्या लेना देना है? लेकिन इतने लायकदार तो नहीं थे।
पुर्तगीज। तो धर्म न्यायालय वो तो चर्च हो गया फिर। धर्म न्यायालय था कि 10 मंदिर बच गए हैं, सब बहुत तोड़ा गया, तो न्यायालय से आदेश आता था उसको भी खत्म करो। या हिंदुइज्म में या मुसलमान है तो मुस्लिम में ये मुद्दा समाप्त करना बहुत, पर्टिकुलर कोई मुद्दा समाप्त करना बहुत जरूरी है, इससे उनके धर्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे धर्म को नुकसान होगा, उसमें यूनिटी बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी, कल्चर को बढ़ावा। तो धर्म न्यायालय आदेश देने का काम करता था, जस्टिफाई करने का काम करता था कि पर्टिकुलर धर्म के लोग या धर्म की जो संस्कृति है उस संस्कृति का जो एलिमेंट है वो कैसे अलाइव है, समाप्त करने का। ये है धर्म न्यायालय। गोवा के जितने मंदिर तोड़े गए धर्म न्यायालयों की देन है। अब न्यायालय शब्द लगने से क्या मतलब है, जस्टिफाई हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है तो वो उसका फिर लीगल हो गया ना उनके लिए, तो रिलीजली लीगल हो गया ना, इसलिए धर्म है। तो 1560 में ईसाई धर्म, इसका मतलब ये धर्मांधता, एक ईसाइयत को जबरदस्त बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। फिर आगे इसी क्रम में लिखिए 1542 में संत जेवियर भी भारत आया था, ईसाई संत जेवियर इन 1542। पहले हालांकि इसको लिखा जाना चाहिए था अ क्रिश्चियन सेंट जेवियर केम टू इंडिया। ये क्या करने आएगा इधर, इसको व्यापार से तो कोई लेना देना है नहीं, क्रिश्चियन सेंट है, ईसाई पादरी, जिसको पादरी कहेंगे ना, सेंट जेवियर भारत आया, सेंट जेवियर। लिखिए, ये सब ईसाइयत को बढ़ावा। एक प्रभाव तो ये धार्मिक रहा है जो उनको, भारतीयों को पुर्तगालियों के खिलाफ होना पड़ा, या पुर्तगालियों ने अपने आप कर लिया भारतीयों को अपने पतन के कारण में इम्पोर्ट। इसको हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि बाद में अगर जैसे इस पर एक्सप्लेनेशन हो कि पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण है, थोड़ा सा बताइए 150-200 शब्द, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ मामलों में खाली मेंस वगैरह में देखा गया तो भी यूपी वाले, और कहीं तो नहीं देखा गया, बट बनता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो पतन के कारण में इसको भी रखा गया है। तो एक तो धार्मिक इम्पैक्ट है जो पूरी तरीके से निगेटिव है। अब कुछ चीजें देख लीजिए अगले पैराग्राफ चेंज करके। पुर्तगालियों ने ही भारत का जापान के साथ व्यापार स्टार्ट किया था। पुर्तगीज स्टार्टेड द ट्रेड, पुर्तगीज स्टार्टेड द ट्रेड ऑफ इंडिया विद जापान। पुर्तगालियों ने ही भारत का जापान के साथ व्यापार शुरू किया था। कुल मिला के जापान का भारत के साथ जो व्यापार का स्टार्ट, उसकी क्रेडिट पुर्तगालियों की दी जाती है। भारत जापान संबंध में पुर्तगालियों का बड़ा रोल है, एक चीज ये, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली वहां से करते क्या थे, वहां से ये तांबा और चांदी लेके आते थे जापान से। पुर्तगीज ब्रॉट द कॉपर एंड सिल्वर फ्रॉम, पुर्तगीज ब्रॉट कॉपर एंड सिल्वर फ्रॉम जापान। ओके, अब एक उपलब्धि कह रहे तो 1550 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की पुर्तगालियों ने ही। द पुर्तगीज established first printing press, the Portuguese established first printing press in 1550 at गोवा। गोवा में प्रथम
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में इसके पहले नहीं, सबसे पहली बार पुर्तगीज ही भारत में लेके आए, वो भी गोवा में। ठीक है, ये एक इफेक्ट है। इसके बाद कुछ कृषि क्षेत्र में आ जाइए, फसलों में। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से अपने साथ आलू, मक्का और तंबाकू भारत लाए। आलू, मक्का और तंबाकू भारत लाए। पुर्तगीज ब्रॉड द क्रॉप ऑफ पोटैटो, मेज एंड टोबैको। तंबाकू भी वही लेके आए हैं पुर्तगाली। कहाँ से? फ्रॉम ब्राजील। मध्य अमेरिका ना कह रहा, मध्य अमेरिका मतलब ब्राजील ही उनका एक बड़ा केंद्र था। तो फ्रॉम ब्राजील, इसको मिडिल अमेरिका, ये मिडिल अमेरिका का देश है ब्राजील, मध्य अमेरिका, ब्राजील। तो फ्रॉम ब्राजील, ब्राजील में इनका उपनिवेश था। ठीक है, इसके अतिरिक्त बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त पुर्तगीज ब्रॉट टू इंडिया द क्रॉप ऑफ, तीन तो मेन है, उसके अतिरिक्त जो लेके आए, नोट कीजिए, पपीता, पपाया, लीची, लीची को लीची ही बोलते हैं शायद, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, वेरी गुड, बादाम, डायमंड, आलमंड, आलमंड, काजू है, कैशू, CATSU ऐसे कुछ करके लिख लो, कैशू, मूंगफली, पीनट्स और संतरा, संतरा मतलब ऑरेंज। ये सब फसलें भारत में नहीं थी, स्पेशली आलू, ये तो था ही नहीं जो यहाँ का मेन है। खैर, तंबाकू आया, लेकिन तंबाकू का क्या हुआ पता नहीं। तंबाकू ऐसे प्रॉपर अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो जहांगीर के समय में स्टार्ट किया गया था। जहांगीर के समय में आया है, लेकिन कोई बहुत तवज्जो दिया नहीं इसको। इस स्टार्ट जो हुआ तंबाकू का, वो जहांगीर के समय में हुआ है। लेकिन जहांगीर के समय पहली बार स्टार्ट हुआ है तंबाकू की खेती, और पहली बार उसने बैन भी कर दिया है। जैसे उसने देखा तंबाकू, बोले इतना गंदा यार, बैन करो इसको, उसने बैन कर दिया। ओके, पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला में गोथिक कला शैली की शुरुआत की। पुर्तगालियों ने द पुर्तगीज started the Gothic art of sculpture in India। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक शैली की शुरुआत की। गोथिक, ये जो पहली बार गुंबद वाला है ना, लेकिन वो गुंबद नहीं जो ऐसे प्याज वाला गुंबद नहीं। ये ईसाइयों में भी तो गुंबदाकार है, लेकिन उसमें थोड़ा त्रिकोण ज्यादा है, वो ट्रायंगुलर ज्यादा है।
तो ये गोथिक आर्ट का है, और इसके बाद गोथिक आर्ट का है ये ईसाई बिल्डिंग। चर्च देखें, देखे बिल्कुल होंगे। चर्च का जो फ्रंट आप देखिए कैसे है, उसमें भी पिलर्स हैं। चर्च में पिलर्स होते हैं? नहीं होते? क्या बात करते हैं, चर्च में पिलर्स होते हैं कि? ये सब गोथिक आर्ट का है। पिलर्स बेसिकली गोथिक आर्ट का है। ये बाद में सल्तनत स्थापत्य कला ने भी पिलर्स को अडॉप्ट किया है, बट पिलर्स गोथिक आर्ट का है मेन। और ये क्या कहते हैं, ये दहलीजें, बड़ी बड़ी दलान जिसको कहते हैं, ऐसे खूब मोटी मोटी, तो ऐसे जिसमें दरवाजा नहीं होता, बस ऐसे बना के छोड़ देते, उसको दहलीज कहते हैं। एंट्री करने का बड़ा सा गेट नहीं लगा होता है। ये पुरानी कला है। तो गोथिक कला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक आर्ट की शुरुआत जो है पुर्तगालियों ने करी है। ठीक है, ये थे पुर्तगीज प्रभाव वगैरह वगैरह सब हो गया। अब पतन, पुर्तगालियों का पतन। देखो दो ही ढंग से पढ़ना है, एक पुर्तगीज जो हो चुका है और एक अंग्रेज, बाकी तो सब आए और गए। पतन, डिक्लाइन। पहली बात पॉइंट में करके नोट कर लीजिए, बहुत धार्मिक रूप से कट्टर होना, टू बीइंग ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये धार्मिक रूप से कट्टर होता है। ये धार्मिक रूप से बहुत कट्टर थे। अब आगे जो कुछ भी मैंने बताया आपको वो उसमें इंक्लूड कर लीजिए। करते क्या थे, किस प्रकार से धार्मिक कट्टरता दिखा, सती प्रथा को बैन कर दिया, भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रमोट किया, ये सब धार्मिक मामले। विवाह तो भारत का आज भी धार्मिक मामला है। विवाह तो धार्मिक मामला आज भी है, अगर होते हैं तो, ना हो तो बात अलग है। वैसे तो धार्मिक मामला तो है ही। सती प्रथा को बैन कर दिया, फिर मंदिर तोड़े, फिर मुस्लिम शासन व्यवस्था, यहाँ पर मुसलमानों का शासन है, फिर मुसलमानों से इतनी जबरदस्त घृणा करना, उनकी हत्या करवा देना, है ना। ये सब जो उनका जो इंटॉलरेंस पॉलिसी है पुर्तगालियों की, ये कुल मिलाकर के भारतीयों को, भारतीय जनमानस को, भारतीय राजतंत्र को, इवन आम जनता को भी अपने खिलाफ कर लेना है, जो किसी भी दशा में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, डेंजरस है। और इनके साथ हुआ। तो पहला रीजन तो ये कि सपोर्ट नहीं बन पाया इनका। दे डिड नॉट मेक देयर सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से अपना सपोर्ट नहीं बना पाए। क्लियर है? अब ये सब आप लिखिएगा, अब इतना लिखाने का मतलब समझ गए ना। मैंने इतना कर दिया, इसी के दायरे में सब आ जाता है। लिखोगे तो याद है, अगर नहीं लिखोगे तो भूल जाएगा क्या क्या आता है, इसके एलिमेंट क्या हैं। ये समझो एक सेट है, अब इस सेट के कई एलिमेंट हो सकते हैं। एलिमेंट प्रयास करके आप लिखिए, हमने बता दिया है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, क्रम से पहला तो सपोर्ट नहीं पाए, क्योंकि सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़। सपोर्ट मिलता है तो कोई भी परिस्थितियाँ कितनी भी उल्टी हो जाएं, सपोर्ट अगर अच्छा है तो आप दोबारा हासिल कर सकते हो उसको। पहली बात। दूसरी बात, जिस कारण से इनका वर्चस्व यानी सुपरमेसी बना हुआ था, वो रीजन जिसके कारण ये सुप्रीम थे, क्या था? इनका बोलबाला, दबदबा बना हुआ था। क्या कारण था? नौसेना। इनकी नौसेना बड़ी जबरदस्त थी, जिसके कारण ऐसा आप कह सकते हैं कि इनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था समुद्र में।
तो प्रॉब्लम का पतन में क्या है, इसमें पतन में है 1611 ईस्वी में इन 1611 दे गॉट डिफीट, दे मतलब पोर्तुगीज गॉट डिफीट फ्रॉम ब्रिटिशर्स in बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली के युद्ध में ये अंग्रेजों से, पुर्तगाली अंग्रेजों से पराजित हो गई, गॉट डिफीट। ठीक है, अतः नौसेना में ये पिछड़ गए, अतः नौ सैनिक शक्ति में ये पिछड़ गए। सो they become backward in navy power। तो अब एक भ्रम टूटा, हमने तो कल इस पर बताया भी था आप लोग, भ्रम टूटा तो कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं हर जगह से। वो जो वास्तव में भी नहीं जीत सकता था इनसे, वो भी आंख दिखा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था, हम कब का तुमको मारते, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी ये स्थिति है ना। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा कारण रहा है पतन का। फिर इसके बाद तीसरा, ब्राजील का पता लग गया। लग जाने के कारण इन्होंने अपना ध्यान उधर आकर्षित कर लिया। ठीक है, they focused his care towards Brazil as their colony। उपनिवेश के, ब्राजील का पता लग गया, मतलब ब्राजील का एक उपनिवेश के रूप में पता लग गया इनका। ठीक है, तो ब्राजील एक, भारत क्या था इनका, क्या बना रहे थे, उपनिवेश ही तो बना रहे थे। आर्थिक मामले उपनिवेश, आर्थिक कब्जा उपनिवेशिक होता है। उपनिवेश समझ रहे हैं ना क्या है, बार बार उपनिवेश और साम्राज्य ये दो शब्द आएंगे। उपनिवेश बिल्कुल क्लियर, जब भी किसी एक देश का दूसरे देश के आर्थिक मामलों पर कब्जा होता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो और उसका विस्तार हो, तो उस देश को, किस देश को, जिस पर कब्जा हो रहा है वो उपनिवेश कहलाएगा। किसका, जो कब्जा कर रहा है उसका। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, कब तक, जब तक कि प्रॉपर कब्जा नहीं हुआ था तब तक। जब किसी एक देश का दूसरे देश के आर्थिक मामलों पर कब्जा हो जाता है तो वो उस देश का उपनिवेश कहलाता है। तो एज ए उपनिवेश ब्राजील का पता चल गया। ठीक है, देयर इन्वेंटेड द ब्राजील, सेट द ब्राजील एज द कॉलोनी, उपनिवेश। ठीक है, तो इससे इनका ध्यान बढ़ गया। सो ही बिकम डाइवर्टेड, अतः ये पुर्तगीज जो है डाइवर्ट हो गए। तो ब्राजील का पता लग गया उपनिवेश के रूप में, और ये डाइवर्ट। देखो ये बड़ा कारण होता है, फोकस बटना।
पतन का या असफलता का ये बड़ा कारण होता है, ये आप ध्यान रखें कहीं भी। ये इसकी टीचमेंट है एक प्रकार से कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान बंट गया, चलो होगा होगा और नहीं होगा तो ये तो है ही है भाई साहब, यही होगा ये नहीं होगा, ये पहले से लिख लीजिए। वो तनिक भी अगर जेहन में 1% भी है कि अगर नहीं होगा बाई दबे नहीं हो तो ये तो है ही है, पक्का मान के चलिए वही होगा जो बाई दबे है, वो नहीं होगा, पक्का एकदम कंफर्म है, होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब वो चीजें हैं, समझो वायरस हैं, तुरंत आती पता नहीं चलता, धीरे 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 करके पूरा कैंसर बना के चले जाते, खत्म कर देते हैं। ये कैंसर है, हल्का सा भी तुरंत कैंसर है, ये हर जगह है। और इसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो, परमानेंट ये सही है, बस दिक्कत है कि फॉलो करने की। तो ब्राजील का पता लग गया, इन्होंने अपना फोकस ब्राजील की ओर कर दिया एज ए कॉलोनी, और ये फिर डाइवर्ट हो गए उधर। तो जब डाइवर्ट हो गए तो अगर भारत में थोड़ा बहुत जैसे ब्रिटिशर से पराजित हो गए, तो फिर उन्होंने ये फोकस नहीं किया कि अब उस कारण को फिर वॉच करना है ना कि कैसे पराजित हो गए अंग्रेजों से। फिर अगले स्टेप पर, जैसे कि पराजित तो ये लोग तुर्की जो मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था उससे भी हो गए थे 1508 में, लेकिन 9 में कैसे जीत गए? क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई बगल में। और ऑप्शन एज ए कॉलोनी अगर आ गया कि चलो यहां नहीं तो वहां, तो फिर ये रिकवर नहीं कर पाए उन कारणों को जिन कारणों ने इनको पराजय दी अंग्रेजों के खिलाफ। उन कारणों को रिकवर भी तो करना होता है। एक बार फेल हो गए तो पता करो, वाच करो अपने आप को थोड़ा सा। इसको तो निज्जती, निज्जती मतलब समझ रहे हैं? नहीं, निज्जती सुने अशोक ने कहा अपने शिलालेखों में, निज्जती आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, निज्जती। तो थोड़ा सा निज्जती करो, पता करो कैसे, फिर पकड़ में आएगा, फिर उसको दूर करो, अगली बार क्वालिफाई कर जाओगे। यही तो है, एक बार मजबूत थे तो। अब दूसरा ऑप्शन पड़ा है, कौन निज्जती करे, जानने दो, हटाओ, वही ना। तो इसलिए भी तो कुल मिलाकर के ब्राजील का पता लग गया और ये हो गए डाइवर्ट। ऐसी स्थिति में भी पतन ही सुनिश्चित है, मतलब वो टारगेट जो आप लेके आए थे वो तो नहीं मिलेगा, दूसरा चाहे जो मिल जाए। ये कारण है, आपने पॉइंट आउट कर लिया। इसके पीछे बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने तो केवल इसको लीड दिया है। क्लियर है? पुर्तगाली यहीं पर पूरी तरीके से समाप्त होते हैं तो अभी भी ऐसे नहीं समाप्त हुए, खत्म हो गए। मतलब अध्ययन जो भारत में आने और व्यापार की स्थापना की बात की जा रही, तो वो पिक्चर द एंड हो गई। 1611 याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन उठता है ना कि भारत की सत्ता के दावेदार अंग्रेज ही क्यों रहे, ब्रिटिशर्स ही क्यों रहे, और भी तो तमाम विदेशी भी थे, अन्य थे, वो क्यों नहीं? तो फिर एक प्रोसेस आपको, एक पैराग्राफ देना पड़ेगा कि अन्य लोगों को ब्रिटिशर्स ने कैसे पीछे ढकेला। आए तो थोड़ा बाद में, लेकिन कैसे एक एक कर को साफ कहते। तो 1611, अब एक नंबर पुर्तगाली आते, 1611 में ख़त्म। फिर डच आते हैं 1759 बेदरा के युद्ध में ख़त्म। फिर डेनिस, फ्रांसीसी को लास्ट में लाओ क्योंकि बड़ा युद्ध है। फिर डेनिस तो अपने आप फ्रस्ट्रेट होकर बेच के सब चले गए। बट फ्रांस थोड़ा सा टिके क्योंकि इनके पास दम था, ताकत था, सर हैं। तो अब डेनिस अपने आप बेच के चले गए अंग्रेजों को सब। वो अपने आप वो संघर्ष ही नहीं कर पाए, सर्वाइव ही नहीं कर पाए। अब बचे फ्रांस। अब फ्रांसीसी थे ठीक ठाक, अच्छा खासा लड़े। कर्नाटक में युद्ध होता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर इन कर्नाटक। कल मैंने जो प्रश्न बताया यहीं से था।
मद्रास से स्टार्ट करके या दक्षिण से स्टार्ट करके बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, लेकिन बंगाल की एक बड़ी शक्ति से पराजित हो गए, जो कि भारत की सत्ता के एक बड़े दावेदार हो सकते थे। क्वेश्चन मार्क। वो थे फ्रांसीसी और अंग्रेजों से पराजित हो गई। कारण लिखना है, करना कुछ नहीं है। तो कर्नाटक वार में ये फाइनली पराजित हो गए। कौन? फ्रांसीसी। हालांकि आधे समय तक तो जीते, 3 युद्ध होता है कर्नाटक का, बट फाइनली पराजित हो गए। जब कर्नाटक पेरिस की संधि से मामला फाइनल हो गया दोनों का, एंग्लो फ्रेंच वार खत्म हो गया, तो ये हुआ कि भारत में अंग्रेजों का प्रभाव रहेगा, अमेरिका में फ्रांस। आप देख लो, लड़ना नहीं है, मामला अंतर्राष्ट्रीय है। तो पिक्चर खत्म हो गई। यहां पर सारे यूरोपियंस को खत्म किया, पतनावस्था की गर्त में तो डाल ही दिया। अब धीरे धीरे पतन होगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे फ्रंट पे निकल आया कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश। अब उसका सामना किससे? अब भारतीय राज्यों से। पहले उनका आपस में एक लड़ाई संघर्ष हुआ है, इसके बाद आपस संघर्ष में आगे निकले, फिर सामने भारत का स्टेट ऑफ भारत। तो ये एक संघर्ष का वातावरण रहा है। तो 1611 याद रखना, ठीक।